कभी कभार जब हम किसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, हमें खुद को ही नहीं पता होता कि ये केस आगे चलकर कितना मुश्किल होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, तैसे तैसे खुलासा होता है कि इस एक केस के तार अलग अलग केसेस से जुड़े हुए हैं। या यूं कहिए कि यह एक केस किसी बहुत बड़े केस का खुलासा करने वाला है। कुछ ऐसा ही है आज का केस। क्या हो गया लल्ला? चुप हो जा, बस हो गया। अब तुझे आगे बहुत अच्छी जिंदगी मिलेगी लल्ला। मानती हूँ लल्ला, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, सब तेरे मम्मी पापा की गलती है। अब मैं अपने लल्ला को लल्ला से मुन्नी बनाऊंगी, कितना प्यारा लगेगा। और मेरे लल्ला, तुझे बहुत लंबा सफर तय करना है। मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज चेन्नई एक्सप्रेस। हाय। हेलो। बहुत टाइम बाद। मैं तो रेगुलर ट्रैवल कर रहा हूँ पूरे टू कल्याण। आप ही काफ़ी टाइम से नहीं दिखाई दी है, कहाँ हैं आप? वो एक्चुअली इसकी तबीयत खराब है ना, इसीलिए। ये 9 महीने का हो गया? हाँ। इसको देखता हूँ तो मुझे मेरा आरव याद आता है, बहुत क्यूट है ये। आपका बेटा भी तो 7 महीने का हो गया होगा ना? अरे बहुत उधम करता है वो, मतलब पूछो मत। आप मुंबई में रहती है कहीं ना? हाँ। अच्छा हाँ, आपने बताया था, मैं भी काम कर सकता हूँ। आज आप इस टाइम पर? हाँ, थोड़ा ऑफिस से जल्दी फ्री हो गया था तो कल्याण वापस जा रहा हूँ। आई थिंक मेरा स्टेशन, हाँ मेरा स्टेशन आ गया। आगे आगे पापा, आगे पापा। हाय मेरा चैम्प, आई मिस यू। क्यों हो रहा है ये? पीछे बैठना। अरे तो उसके पीछे रखो ना फिर। अच्छा रीमा, मुझे कल भी ऑफिस जाना पड़ेगा यार, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, अवॉइड नहीं कर सकता। अजीत, पहले तुम हफ्ते में 2 बार जाते थे, अब तुम हर दिन घूमने जाते हो। देखना, एक दिन ऐसा आएगा ना, आरव तुम्हें भूल जाएगा। अरे ऐसे कैसे भूल जाएगा मेरा चैम्प? अच्छा भूल जाएगा तो मुझे यार। रीमा, तुमको पता है काम थोड़ा बढ़ गया है, 1-2 महीने की बात है, नया नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, 1-2 महीने में सेटल हो जाएगा यार, डोंट वरी। और कल इसका वैक्सीनेशन है, क्या मैं अकेले जाऊँ? कल ही? तुम्हें याद भी नहीं? अब ठीक है, मैं ऑफिस में बोल के मैं कल ब्रेक ले लेता हूँ। हाँ, क्यों रोका? छोटा सा काम है, आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? तो एक मिनट। लेकिन आरव। आ रहा हूँ। शोरा शोरा। कहाँ जा रहे हैं, बताओ ना, कुछ बता नहीं रहे हो। अभी अपनी आंखें बंद करो। अच्छा, अब बताओ। कुछ है, बस 2 मिनट। ध्यान से गिर जाओ।
अच्छा सुनो ना, आसपास कोई वॉशरूम है क्या? वॉशरूम जाना था। वॉशरूम इसके पीछे है शायद। अच्छा मैं हूँ। मैं आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम आरव के साथ बैठो, मैं आती हूँ। श्योर, हाँ। संभाल के जाओ। कौन है? ओ दादा खाई दे। ओ उठा, ओ दादा उठा, कौन आएगा? दादा खाई दे। दादा दादा उठे। साहेब अहो त्याला मारलं, रॉडने मारलं, तिकडे बाहेर येते तो. चलो अर्पिता सर, ये सुदामा है, आई विटनेस, यही नौकरी करता है। क्या देखा तुमने, साहब को बताओ। साहब वो एक ये गाड़ी के पीछे ना एक सफ़ेद कलर की गाड़ी वो उधर गेट तक आई थी और बाद में चली गई। तो फिर इन्हें मारा किसने? साहब वो एक काला रंग का कोट वो पहनते ना, ऐसा हुडी करके। कौन है? लड़का था या लड़की पता नहीं, वो मार के चला गया। मैं उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ा था, पर वो एक हवलदार साहब उनके पीछे पीछे चले गए, इसलिए फिर मैं वापस इधर आ गया। रीवा जी, आपने कुछ देखा या सुना? नहीं सर, मैं तो वॉशरूम गई थी उस तरफ, दूर थी तो कुछ आवाज ही नहीं आई। जैसे वापस आई था अजीत को किसी ने मार दिया। अच्छा एक बात बताइए, आपने भी वो व्हाइट गाड़ी देखी थी? व्हाइट कलर की गाड़ी? हाँ सर, वो तो कल्याण स्टेशन से हमारा पीछा कर रही थी। वो गाड़ी को मैंने यहाँ पे भी देखा था, लेकिन वो तो आगे चली गई थी। संभालिए अपने आप। सुनो, मैडम और बच्ची को सेफली घर पहुंचाओ। रुपेश, एम्बुलेंस के लिए कॉल करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर। रुपेश, कल्याण स्टेशन से लेके यहाँ तक रास्ते में जितने भी सीसीटीवी हैं उनकी फुटेज चेक करो, क्या पता वो कार किसी कैमरा में कैप्चर हुई हो। और पता करो ये अपने पुलिस स्टेशन में कौन सा कांस्टेबल था जो यहाँ ड्यूटी पे था। ऐसा कौन सा कांस्टेबल है जो क्रिमिनल के पीछे भागा तो सही और गायब हो गया? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अजीत की मौत सर पे किसी भारी चीज़ के वार की वजह से हुई, और जैसा कि आई विटनेस सुदामा ने बताया, मारने वाले के हाथ में लोहे की रॉड थी। और सीसीटीवी में कुछ पता चला? सर, वो कार तो देखी है, लेकिन उसके नंबर प्लेट पे एक ब्लैक कलर का स्टिकर लगा हुआ था, इसलिए नंबर नहीं दिखा। और ये अजीत काम क्या करता है? सर, उसका एसी का शोरूम है, इंडस्ट्रीज़ में एसी की सप्लाई करता है। उसके ज़्यादातर क्लाइंट्स पुणे में, इसलिए पुणे कई बार अप एंड डाउन करना पड़ता था। पुणे में उसका ऑफिस विमान नगर में। ऑफिस में कोई दुश्मनी वाला एंगल? नहीं सर, ऐसा कोई एंगल सामने नहीं आया।
उस कांस्टेबल के बारे में पता चला जो क्राइम लोकेशन पे देखा गया था, जो क्रिमिनल के पीछे भागा था? पता कर रहे हैं सर। ये जो कोई भी है जरूर अजीत के मर्डर के इरादे से ही आया होगा, क्योंकि अजीत के पास से कुछ चोरी नहीं हुआ। डेफिनेटली ये पर्सनल एंगल ही है। अजीत की फैमिली में कौन कौन है? सर अजीत की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसके बाद उसके फादर सुनील पाटिल ने दूसरी शादी की, सविता पाटिल के साथ। कौन कर सकता है ऐसा मेरे बेटे के साथ? उसने तो कभी किसी का कुछ बुरा भी नहीं किया। नाटक बंद कीजिए आप अपना। ये सब आपका किया जा रहा है। मैंने तो मेरे पति अजीत को मरवा डाला और अब माँ बनने का नाटक कर रही है। भाभी भाभी मैं क्या कर रहा हूँ, आप शांत हो। हाथ नहीं लगा। बहू सदमे में इसलिए ये सब बातें बोल रही है। अजित भले ही मेरा सगा नहीं था, लेकिन वो मुझे अपने सगे से बढ़कर था। वो मेरा बेटा ही था। और जैसे हर घर में झगड़े होते भाइयों के, वैसे ही अजीत और शिव के भी झगड़े होते थे। शिव उठ, आज तुझे मेरे साथ ऑफिस जाना था ना, चल जल्दी, बोले ट्रेन मिस होगी। नहीं भैया आज नहीं, कल लेट आया ना तो नींद पूरी नहीं हुई है। अरे ऐसा कैसे चलेगा तेरा? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तेरा, या तो बिजनेस ज्वाइन कर या तो आगे की पढ़ाई पूरी कर। 6 महीने से तो घर पे पड़ा हुआ है, या तो सोता रहता है तो पार्टी करता है। क्या रे तेरा है? लेक्चर देने का बोलना है क्या? भाई है ना, भाई बन के रहे, बाप बनने की कोशिश मत कर। शेर, ये तू कैसी बातें कर रहा है? वो तेरे भले के लिए बोल रहा है ना, और तू उसके साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। माफी मांग उससे। कहाँ जा रहा है तू? दोस्त के घर पे सुकून से सोने। अरे शिव, वो तो कि तेरी मनमानी, रेडी हो और ऑफिस चल। हाथ लाऊं ना कुछ माला। जाऊ दे अजित, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। सर ये आई जितना अच्छा बनने की कोशिश कर रही है ना, उतनी अच्छी वो है नहीं। वो नाटक कर रही है। उन्होंने कभी भी मेरे पति अजीत को अपना नहीं माना था। शिव, किधर जा रहा है? जा मेरे कमरे में जाके सो जा। अरे जा ना। अंदर तो बहुत नाटक कर रही थी तू। करना पड़ता है, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए क्या? और तेरा भी गुस्सा ना थोड़ा कम ही रख, समझ लिया? वो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए सारा नाटक करती है। तो क्या आपको लगता है कि प्रॉपर्टी की वजह से ये लोग अजीत का मर्डर करवा सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि बाबा ने अजीत के नाम पे पूरी प्रॉपर्टी और बिजनेस कर दी थी। और बाबा ने अजीत को ये अथॉरिटी दी थी कि जब शिव पूरी तरीके से बिजनेस हैंडल करने के लिए रेडी हो जाएगा तब प्रॉपर्टी का बंटवारा कर सकते हैं। उन्होंने कभी भी शिव को सौतेला भाई नहीं माना, हमेशा दिल से अपनाया है। लेकिन शिव ने अजीत को कभी भी अपना परिवार नहीं माना, और इन सब चीज़ों का नतीजा आपके सामने है सर। संभालिए अपने आप। सास बहू में कहा खिटपिट नहीं होती है सर, लेकिन एक बात कहूँगी, अजीत साहब और रीमा दीदी बहुत अच्छे लोग हैं। यहाँ कब से काम कर रही हो? यही कुछ 2-4 महीने पहले। कैसे लगी थी नौकरी? वो अजीत साहब ने एजेंसी से बात की थी, मैं एजेंसी के जरिए यहाँ आई। वंदना, मैं क्या बोल रहा था, चलो ना 2-3 दिन के लिए कहीं घूम के आते हैं, तुम मैं और करण। तुम्हारा मूड भी चेंज हो जाएगा और थोड़ा स्ट्रेस भी कम हो जाएगा तुम्हारा। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना कहीं पे भी। क्यों? मुझे ना काम का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, और मुझे लग रहा है ना मैं अपना काम ना मैनेज भी नहीं कर पा रही हूँ। अरे डोंट वरी, डोंट टेक स्ट्रेस, सब ठीक हो जाएगा। ओके वंदना, इसे भूख लगी होगी, इसे फीड करा दो प्लीज। अरे नहीं नहीं, मेरी ना आधे घंटे में प्रेजेंटेशन है और मुझे प्रिपरेशन भी करनी है। तुम ना इसे फार्मूला पिला दो। व्हाट? 1 मिनट, हेलो। वो इसके साथ बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं है। यस, अरे सुनो,
क्राइम सीन पे जो कांस्टेबल देखा गया था, जो क्रिमिनल्स के पीछे भागा था, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? उस दिन वो ड्यूटी पे था, भले ही किलर्स को ना पकड़ पाया हो, लेकिन उसे आसपास के पुलिस स्टेशन या फिर कंट्रोल रूम में रिपोर्ट तो करना चाहिए था। पर ऐसे कोई रिपोर्ट कहीं हुई नहीं है सर। एक मिनट सर। सर अजीत की सीडीआर रिपोर्ट आ गई है। सर अजीत के पिछले 3 महीने से एक नंबर पे कई बारी बात हो रही थी, किसी दृष्टि अवस्थी का। दृष्टि अवस्थी? हाँ सर, वो अजीत की एक्स गर्लफ्रेंड थी। अजीत ने मुझे उसके बारे में शादी के टाइम बताया था। दृष्टि ने उन्हें छोड़कर किसी NRI से शादी कर ली थी, लेकिन अजीत बहुत सीरियस थे उनको लेकर, इसलिए वो जब भी उन्हें कांटेक्ट करती तो वो उसे इग्नोर नहीं कर पाते थे। अरे हाँ बाबा, घर देख लिया है मैंने और रेंट बजट में भी है। अरे तू पहले सेटल तो हो जाए, फिर साथ में चल के देख लेंगे। हाँ ठीक है। इतनी रात को किससे बात कर रहे हो? अरे वो दृष्टि है, वो US से यहाँ पे सेटल हो रही है, तो घर ढूंढ रही है रेंट पे, तो मैं उसको हेल्प कर रहा हूँ। तो तुम्हें क्यों कॉल किया? मुझे 1 मिनट, तुम मुझ पर शक कर रही हो? ऑफ कोर्स, एक्स गर्लफ्रेंड है वो तुम्हारी। एग्जैक्टली, एक से वो मेरी। तुम मेरी प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो। आई लव यू। हाँ, मैं बात करती थी अजीत से, फ्रेंड था वो मेरा, और 5 साल बाद इससे मिलकर अच्छा लगा था। इतना अच्छा लगता था कि आपस में एक दूसरे को इतने सारे कॉल किया करते थे। दृष्टि जी, कहीं ऐसा तो नहीं पुराना प्यार फिर से जाग गया था? एक्सक्यूज मी सर, ऐसा कुछ नहीं था। और वैसे भी अजीत एक बच्चे का बाप था। और वही अजीत आपके लिए रेंट पे घर ढूंढ रहा था। वो क्यों मेरे लिए घर ढूंढेगा? अच्छा एक बात बताइए। आकाश सर, ये सब क्या चल रहा है? किस लिए आए आप यहाँ? आपको पता है ये किसका घर है? और आने से पहले आपने इंटीमेशन क्यों नहीं दिया? जरूरी नहीं समझा आपने? सर कुछ नहीं, बस रूटीन पूछताछ करनी थी सर। हो गई आपकी पूछताछ? जी। नाउ यू गो। और ये याद रखिएगा, दृष्टि मेरी बेटी है, वैसा कोई क्राइम नहीं कर सकती। सर। बेटा कोई टेंशन खेर होती है, मैं हूं। रुपेश, इन दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। ये रीमा जरूर इनसिक्योर फील कर रही होगी सर। और उसे लग रहा हो कि अजीत उसे चीट कर रहा है। या फिर यह भी हो सकता है कि जलन दृष्टि की तरफ से थी। दृष्टि जिसे प्यार समझ रही थी, दरअसल वो अजीत की तरफ से दोस्ती थी। और ये बात जब दृष्टि को पता चली होगी तो उसने अपना इरादा बदल दिया होगा और शायद अजीत। सर आपके कहने का मतलब है कि दृष्टि ने अजीत को, या फिर टारगेट रीमा थी, क्योंकि रीमा वॉशरूम चली गई, अजीत बेचारा वहां रह गया और इसलिए मारा गया। एक काम और करो, ये अजीत की सौतेली माँ सविता, शिव और दृष्टि, इन सब के मोबाइल की लोकेशन चेक करो। पता करो घटना वाले दिन क्या ये क्राइम लोकेशन के आसपास थे। ये दृष्टि DCP सर की बेटी है। अगर ये दृष्टि इस केस में इन्वॉल्व है तो उसने अपने सारे ट्रैक्स बखूबी क्लियर किए होंगे और इस काम में उसने जरूर किसी की मदद ली होगी। क्राइम लोकेशन से गायब हुआ कांस्टेबल। पता नहीं क्या हो गया, मैं चेक करता हूँ, तुम बैठे रहना। क्या हुआ नीलेश? पता नहीं यार, शायद पेट्रोल टैंक लीकेज है, मुझे फोन करना पड़ेगा। हाँ शहजाद सुनना, मेरी गाड़ी बंद हो गई है यार। क्या हुआ? करण नहीं है गाड़ी में। आराम से बताइए क्या हुआ आपके बच्चे को? सर हम लोग लंच करके वापस आ रहे थे, मेरा बच्चा पीछे गाड़ी पे था।
क्या हुआ नीलेश? कुछ देखा आपने? सर मैंने कुछ नहीं देखा। हाँ हाँ सर, सर वहाँ पे ना एक बाइक वाला था, कोई पुलिस वाला उसे चला रहा था और उसके पीछे जाके ना पता नहीं सर वो औरत थी या मर्द, एक ब्लैक हुडी में सर वो जाके बैठ गई सर। सर मेरे बच्चे को बचा लीजिए। आपने कहा कोई पुलिस वाला बाइक चला रहा था? हाँ सर हाँ। उसकी यूनिफॉर्म कैसी थी? कुछ नोटिस किया आपने? कुछ भी स्टार्स नोटिस किए हो, शूज नोटिस किए हो, बेल्ट नोटिस की हो, किस कलर की थी, कुछ भी? आपकी तरह तो वर्दी नहीं थी उसकी। देख के बताओ। नहीं। हाँ सर इसकी जैसे थी, सर ऐसी वर्दी थी सर, तो इसकी जैसे थी सर वर्दी इसकी। मैं उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ा था, पर वो एक हवलदार साहब उनके पीछे पीछे चले गए। कामले, बच्चे की डिटेल्स ले लो। आप इनको डिटेल्स दे दीजिए। आप फिक्र ना करें, बच्चे को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। एक काम करो, नीलेश और वंदना का बच्चा जहां से चोरी हुआ था उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करो, पता तो चले कौन है जो पुलिस की वर्दी को बदनाम कर रहा है। चुप हो जा, मां नहीं आएगी तेरी। ए, दवाई पिला इसे और पेटी में डाल। तुम्हें नहीं चाहिए था ना बच्चा, चला गया ना मेरा कैट। क्या होगा, कैसा होगा? करण मेरा भी बच्चा है, मैं माँ हूँ इसकी। वो तो बस काम की वजह से थोड़ा परेशान रहती थी, पर मैं अपनी करण की बिना मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती। नीलेश मुझे ब्याह करने लाके दो, नीलेश मुझे ब्याह करने लाके दो, प्लीज लाके दो, प्लीज मुझे मेरा लाके दे दो। एक बच्चा गायब हुआ है, मैं डिटेल्स भेज रहा हूँ, पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दूँ। या हाँ बेटा ना, शायद क्या हुआ और ना मम्मा के पास है ना, मम्मा के पास। दीदी दीदी दीदी, वो मैं ये बोल रही थी कि 13वीं के बाद आप ना अपनी मम्मी के पास चले जाओ। उन्हें पैरालिसिस है पर आप तो जा सकती हैं। देखिए, आपका भी ध्यान बटेगा और उनको भी अच्छा लगेगा। वो आपके लिए परेशान हो रही होगी। नहीं तो मैं यहाँ से अभी नहीं जा सकती। अगर मैं चली गई तो शिव और आई मेरे आरव का मुझसे हक छीन लेंगे। अजीत की पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेंगे वो लोग, मुझे कुछ मिले ना मिले। मैं अपने आरव के साथ ऐसी नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। अगर अजीत यहाँ होते तो ये सब कभी नहीं होता।
सब तो क्या कर रहा है? तू यहाँ क्यों आई है? जो टांग अड़ाने में बहुत मजा आता है ना। तुझे पता है ना टांग अड़ाने वालों के साथ क्या होता है? नहीं पता? नहीं पता। चल जा, चल जा ना। अच्छा भाई मैं तुझे मंदिर छोड़ता हूँ। अरे रहने अरे आए नहीं आए दे मुझे। आई गर्ल। अरे काय झालं? काय झालं? काय नाही। अरे इधर अरे ये बघ पूरा लाल हो गया, स्वेलिंग आ रहा है इसमें। अरे कुछ नहीं हुआ रे बाबा, सन मंदिरला उशीर होणार। अरे 2 मिनट थांब 2 मिनट। अरे थांब ना 2 मिनट आई। ये आगे वाला प्ले कर लो। सर मैंने पता किया, उस दिन इसी इलाके में किसी भी चौकी में ये संदेश यादव नाम का कांस्टेबल था ही नहीं। तो हेड ऑफिस में पता करो। खाली हेड ऑफिस ही नहीं, आसपास के सबर्ब एरियाज में जितने भी संदेश यादव नाम के कांस्टेबल्स हैं सबको थाने बुलाओ पूछताछ के लिए। सर हेड ऑफिस में बात कर चुका हूँ। रुपेश, हमने देखा अजीत वाले केस में भी पुलिस कांस्टेबल क्रिमिनल के पीछे भागा था। वहीं अभी वंदना के केस में पुलिस कांस्टेबल बच्चा चुराने वाले का साथ दे रहा है। एक सेकंड रुपेश, कहीं ऐसा तो नहीं अजीत कोलेटरल डैमेज का शिकार था? मेरा मतलब क्रिमिनल बच्चा चुराने आया हो और अजीत मारा गया। क्या बे साले? वो मैं क्या कर रहा है? हाँ? कितने का टारगेट था और तूने क्या किया? क्या फायदा तेरी इस वर्दी का? हाँ? कोशिश तो कर रहा हूँ ना, 2-3 नजर में है अभी, जल्दी कुछ करता हूँ मैं। देख, इस महीने अगर 10 का टारगेट पूरा नहीं किया ना तूने, तो मैं तुझे काट डालूंगी। और अगर मैंने तुझे माफ भी कर दिया ना, तो बबीता तुझे माफ नहीं करेगी। तेरे साथ साथ तेरे पूरे परिवार को भी वो काट डालेगी। चले फिर तेरा गुना हो जाएगा। ना क्या हुआ? मेरे बाबू को क्या हुआ? ओ नहीं। देखो डॉगी दिखा आ रहा हूँ। डॉगी दिखा। अजीब अरे मैं सुला देती हूँ। हाँ अरे तुम सो जाओ, मैं जगाऊं। डोंट वरी, तुम सो जाओ। बंगा बोलो मम्मी आओ, मम्मा सो जाओ, मम्मा गो एंड स्लीप। गुड नाइट। गुड नाइट। नीतू, आरव को नहला के ये कपड़े पहना देना। नीतू अभी नहीं है। आरव काय झालं रे रिमा? काय झालं रे? हाँ? आपकी नैनी नीतू रहती कहाँ पर है? एक सेकंड सर। ये उसका आईडी कार्ड है। सर अजीत नहीं रहे, पर मुझे प्लीज आरव को ढूंढ दीजिए। मैं मर जाऊंगी उसके बिना। आप चिंता ना करें रुपेश, घर के बाहर आसपास कोई भी सीसीटीवी है तो उसमें देखो जरा, बच्चे को लेके कहाँ गई है। सर
हाँ सर, कोर्ट में पेशी है सर कल। जी सर, एक बात पता चली, नीलेश और वंदना की यहाँ एक मालिश वाली हायर हुई थी, 2 महीने से वहाँ काम करी थी। एजेंसी से उसकी डिटेल्स निकलवाई। हाँ तो सर ये देखिए कौन है। ये तो नीतू है। अजीत और रीमा के यहाँ जो बच्चे आरव की नैनी थी, तो ये 2 अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से काम कर रही थी। मतलब नीतू बच्चा चोर है। लग तो ऐसे रहा सर। अगर ऐसा है तो फिर अजीत का मर्डर इसमें कहाँ फिट बैठता है? रुपेश, 2 बच्चों की किडनैपिंग हुई है। अगर 48 घंटों के अंदर हमने इन्हें नहीं ढूंढा तो उनकी तस्करी हो जाएगी, और अगर ये कोई रंजिश का खेल है तो बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। सर क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो वंदना? नीलेश, मैं करण के बिना नहीं रह सकती। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मैं नहीं जी सकती। हाँ, मैं आ गई हूँ। तुम कहाँ हो? मैं प्लेटफॉर्म 1 पे हूँ, जल्दी आ जाओ। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। उन लोगों को पता चल गया होगा कि हम नीतू के जरिए उनके चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग तक पहुंचने वाले हैं। उन लोगों ने नीतू को मारकर बीच के लिंक को ही तोड़ दिया। सर, हेड ऑफिस से संदेश यादव का डेटा है। दोनों क्राइम के वक्त सारे संदेश ऑन ड्यूटी थे, अलावा एक के। बुलाओ उसको थाने, और जितने भी गैंग उस वक्त चाइल्ड ट्रैफिकिंग में एक्टिव थे उन सबको खंगालो। क्यों चुराया ये बच्चा? सर ये मैं नहीं हूँ सर। मैं बच्चा क्यों चुराऊंगा? सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। नेम प्लेट दिखाई दे रही है, नाम पढ़ो ध्यान से। संदेश यादव। करेक्ट। सर ये कोई दूसरा संदेश यादव भी हो सकता है, या फिर किसी ने मेरे नाम की झूठी नेम प्लेट बना के ये कांड किया हो। जिस दिन ये बच्चा गायब हुआ, डिपार्टमेंट में जितने भी संदेश यादव नाम के हेड कांस्टेबल हैं सब ऑन ड्यूटी थे, सिवाय तुम्हारे। और यही नहीं, अभी 1 हफ्ता पहले अजीत पाटिल नाम के आदमी का मर्डर हुआ, वहां भी आई विटनेस का यह कहना है कि उसने तुम्हें वहां देखा था। सर वो आदमी झूठ बोल रहे हैं सर। मैं ऐसा क्यों करूंगा? और मैं पिछले 15 दिनों से मेडिटेशन सेंटर में था सर। हमें तुम्हारी लीव एप्लीकेशन और मेडिटेशन सेंटर के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और अपनी ये वर्दी यहाँ जमा करवा दो मेरे पास। मैं तुम्हारे सीनियर से बात कर लूंगा। सर अरे वाह, इस बार तूने टाइम पे पार्सल डिलीवर कर दिया। अब आगे से नहीं होगा, पुलिस को भनक लग गई है। अब थोड़े दिन के लिए सबको चुपना होगा। फिर तुझे हमारे साथ शामिल करने का क्या फायदा हुआ? अरे ये सब मचमच करने का टाइम नहीं है अभी। बबीता को बोलो अब पार्सल नहीं मिलेगा। अरे जो पार्सल है ना,
इसको जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचाओ और थोड़ी दिन के लिए सब लोग सुमड़ी में कल्टो। क्या है? क्यों रो रहे हो? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। सर, ये बोरीवली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ था। 15 दिन पहले 8 महीने का बच्चा किडनैप किया गया था और ये कांजूर मार्ग मेन मार्केट से 2.5 महीने पहले 6 महीने का बच्चा किडनैप किया गया। ये नाला सोपारा से 1 महीने पहले 6 महीने का बच्चा किडनैप किया गया था। सर, इस तरह से पिछले 3 महीनों में 20 बच्चों को किडनैप किया गया। इन सारे केसेस में कोई भी रैंसम की कॉल नहीं आई और इन सारे केसेस में फैमिली ने हाल ही में नैनी को हायर किया था। एजेंसी से? हाँ सर, लेकिन अलग अलग एजेंसी से, और सबके बैकग्राउंड भी चेक किया लेकिन कुछ मिला नहीं। हो सकता है कि ये लोग फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स थे या फिर ये भी हो सकता है कि आज तक कभी पकड़े नहीं गए कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड बने। इन सब में हमारे पास सिर्फ एक ही नाम था, नीतू, जिसे मारकर उन्होंने वो लिंक भी तोड़ दिया, जिसकी लास्ट लोकेशन कल्याण स्टेशन थी। कल्याण स्टेशन? यही सोच रहा था मैं रुपेश कि बच्चे जब भी किडनैप होते थे या ऐसे किस्से होते थे तो शहर में हर जगह नाकाबंदी लगा दी जाती थी, सभी पुलिस स्टेशन चेकिंग पॉइंट क्रिएट कर देते थे। फिर ये लोग बच्चों को लेके इतनी चालाकी से इतने क्लीनली कैसे निकल जाते थे? क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहता था इन लोगों? जाहिर सी बात है, फ्लाइट तो पॉसिबल है नहीं, उसमें चेकिंग होती है। बाई रोड ये लोग जा नहीं सकते क्योंकि शहर में हर जगह चेकिंग पॉइंट से नाकाबंदी लगा रखी थी। अब बची ट्रेन। ट्रेन में इतनी चेकिंग नहीं होती, उसमें आसानी से बच्चों को यहाँ से वहाँ ले जाया जा सकता है। और अब तुम बता रहे हो कि नीतू के फ़ोन की लास्ट लोकेशन भी कल्याण स्टेशन थी, मतलब कल्याण स्टेशन से बच्चे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। हमें पता चला है कल्याण जंक्शन से बच्चों की तस्करी हो रही है। सर, आपको जो मदद चाहिए बताइए, अगर ऐसा हो रहा है तो हम सबके लिए जिम्मेदारी है। हमें पूरे स्टेशन के सारे प्लेटफॉर्म्स के CCTV फुटेजेस चाहिए होंगे। और हाँ, हो सकता है औरतें बच्चों के साथ हो। कोई भी औरत अगर आपको बैग के साथ या बच्चे के साथ दिखती है, फ़ौरन ट्रैक करो। सर, मैं अरेंज करवाता हूँ। थैंक यू फिर। ओके सर, कांस्टेबल संदेश जाधव के पीछे खबरी लगाए थे। एक बात पता चल गई। सर, आप यहाँ पे? हाँ, हम यहाँ पे। सर प्लीज। अरे तुझे तेरे भाई की यूनिफॉर्म पहन के लोगों के घरों के बाहर देखा गया। तू ही था ना अजीत के मर्डर के टाइम वहां? तेरा खेल खत्म हो गया है मनोज यादव। कल्याण में जब उस कपल का बच्चा चोरी हुआ, उसके बच्चे को चुराने में भी तूने उसका साथ दिया। किसके लिए काम? बता दो। मेरे पास कोई काम नहीं था। फिर कुछ दिन पहले मुझे एक औरत मिली, उसने मुझे अच्छे खासे पैसे ऑफर किए थे साहब। उसे पता था ना तेरा भाई कांस्टेबल है और ये छुट्टी पे है, मेडिटेशन सेंटर में है। हाँ साहब, उसे पता था, तभी तो उसने मुझे काम दिया और उसने मुझे आसपास के इलाकों में नज़र रखने के लिए बोला। जो फैमिली में 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन निकालने का और उनके फ़ोटोज़ भेजने के लिए बोला था साहब। इस काम के मुझे 10,000 रुपये मिलते थे। फिर उसने मुझे बच्चे चुराने का काम दिया, उसके मुझे 75,000 रुपये मिलने लगे। लेकिन बच्चे हैंडओवर किसको करता? किसे हैंडओवर करता था वो? सब बोल। उसी औरत को, अर्चना को। उसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता साहब। ताला तोड़ना पड़ेगा।
पूरा घर छान मारो। सर इधर आइए प्लीज़। हाँ रुपेश, ये देखिए। क्रिमिनल्स तो हमसे भी 10 कदम आगे निकले। मैं तो सोच रहा था इन लोगों को हम सूट और साड़ी में देख रहे थे, ढूंढ रहे थे इनफैक्ट। अगर ये ऐसे ब्लेजर और ट्राउजर पहन के बच्चों को लेकर घूम रही होंगे और मेरे पास से भी निकल जाएंगे तो मैं तो नहीं पहचान पाऊंगा। सर, जिस औरत का हुलिया बताया था आपने हमें, सीसीटीवी में वैसी औरत दिखी है। वो औरत अभी अभी हैदराबाद वाली ट्रेन में बैठी है, बोगी नंबर S8 में। ट्रेन 2 घंटे पहले निकल चुकी है। पूना रेलवे स्टेशन पे जीआरपी को इन्फॉर्म कर दो, हमारी पुलिस टीम वहाँ पहुँच रही है। ओके सर। वड़ा पाव है, वड़ा पाव। टिकट प्लीज। सर पूरा प्लेटफॉर्म चेक कर लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिली। लगता है पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गई। 1 मिनट, टॉयलेट। हटो। हेलो, कौन है? सॉरी मैडम। हटो। इधर खाइए, इधर इधर हमें ये तो पता चल गया तुम लोग बच्चे कैसे चुराते थे, ट्रैफिकिंग कैसे करते थे। ये बताओ कि अजीत को क्यों मारा? अजीत ट्रेन में मिला था, वो बहुत फ्रेंडली था और उसने बताया कि उसका बच्चा 7 महीने का है। तो मुझे लगा कि टारगेट सामने से खुद ही चल के आ रहा है, लेकिन हमें टारगेट्स ज़्यादा देता था। इसीलिए मैंने नीतू को अजीत के यहाँ काम पे लगवाया। लेकिन हम अजीत का बच्चा किडनैप करते और उसे मुंबई के बाहर सप्लाई करते। अजीत को मुझ पे शक हो गया था। ये आपका बच्चा नहीं है क्या? नहीं, ये मेरा ही है। लास्ट टाइम तो कोई और बच्चा था। अच्छा, वो मतलब वो मेरी बहन के पास है मेरा बच्चा और उसका बेटा मेरे पास है। एक्सक्यूज मी। वो मेरी फ़ोटो खींच रहा था तो मुझे यकीन हो गया कि इसको शक है और ये पुलिस के पास जा सकता है। तो मैंने जादव को फ़ोन किया और बोला कि इसका पीछा करो और मौका देख के मार डालो। जादव और उसके बंदे ने वैसा ही किया। बच्चा हमने कुछ दिन बाद चुराने की सोची ताकि पुलिस मर्डर के इन्वेस्टिगेशन में ही फंसी रहे। मतलब नीतू को सिर्फ इसलिए मार दिया तुम लोगों ने क्योंकि हम नीतू तक पहुंचने वाले थे? और वो तुम्हारी साथी कहाँ है? बच्चे कहाँ हैं? रीमा का बच्चा हैदराबाद में और वंदना का नागपुर में।
वंदना के बच्चे को तो हमने बचा लिया, लेकिन रीमा का बच्चा अभी भी हैदराबाद में है। उसकी तलाश जारी है। हमें ऐसे ही और 45 बच्चों की तस्करी की इंफॉर्मेशन मिली। हमने उनका भी रेस्क्यू प्रोसेस शुरू कर दिया है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक अमानवीय अपराध है। जितने गुनहगार वो लोग हैं जो बच्चों को बेचते हैं, उतने ही गुनहगार वो लोग हैं जो बच्चों को खरीदते हैं। अगर किसी कपल को औलाद नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं कि उनको लाइसेंस मिल गया बच्चा खरीदने का। वहीं अगर कोई चाइल्डलेस कपल बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है तो वो मेक श्योर कर ले कि पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बाद ही बच्चा उनकी गोद में आए। अगर किसी अनाथ आश्रम से इलीगली बच्चा अडॉप्ट किया जाता है तो वो भी उतना ही बड़ा क्राइम है जितना चाइल्ड ट्रैफिकिंग। साधारण से आम लोग जिनकी पूरी जिंदगी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में ही गुजर जाती है, ऐसे लोग जब समाज के उच्च वर्ग के हाथों की कठपुतली बनते हैं तो जिंदगी के रंगमंच पर जुल्मों की कहानी दर्शित होती है। ये एक ऐसी नाइंसाफी का घमासान है जिसे गुजरे 1 साल का हिसाब मात्र 2 दिन 48 घंटों में हुआ। इतना खून बहा कि हम लाशें गिन गिन कर कांप उठे। देख मुझे और सोच क्यों तड़प रहा है तू। हेलो हेलो पापा, पापा जल्दी आओ। बेटा एक काम कर, वीरा आंटी को बुला ले बगल से, है ना? मेरा बहादुर बच्चा ना मेरा। मैं आ रहा हूँ बेटा। देख मुझे और सोच क्यों तड़प रहा है तू। ये देख रीना, इसे भी सुना दूं तेरी सिस्कियां। पापा कहाँ तक पहुँचे? आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? पापा मेरा आंटी आ गई। हम उनके साथ हॉस्पिटल जा रहे हैं। आप भी सीधा हॉस्पिटल आ जाइएगा। हाँ ठीक है। वैसे साक्षी, जब हम छोटे थे ना तो हमारी माँ भी हमें छोड़कर चली गई थी। हम जानते हैं माँ की कमी कोई दूसरी औरत पूरी नहीं कर सकती, लेकिन क्या हम तुम्हारी दोस्त बनकर रह सकते हैं? हमसे दोस्ती करोगी? आप दुश्मन है हमारी, दुश्मन। प्लीज अब सब ठीक हो जाएगा। प्लीज सुपर वो भी जल्दी आ जाएगी। सर ये मुंह पे टेप और आसपास खून देकर लग रहा है मर्डर यहीं पे हुआ है। और देख के लग रहा है ऐसे जैसे मारने से पहले इसको काफी टॉर्चर किया। मर्डर भी क्या बिल्डिंग एरिया में, जहाँ नाइट ड्यूटी पे था। सर
सर मैंने बिल्डिंग सेक्रेटरी के साथ यहाँ के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए हैं। बिल्डिंग का ये पोर्शन सीसीटीवी रेंज में आता ही नहीं है। कार्ड को मार के किसी रेजिडेंट के फ्लैट में कांड तो नहीं कर दिया किलर ने? सर इस वक्त तो ज़्यादातर लोग सो रहे हैं, पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। पता तो करना पड़ेगा ना राहुल कि कार्ड को मार के किलर क्या करने वाला था। सर सर यही पास में एमजे रोड पे एक मर्डर हुआ है। व्हाट? एक और मर्डर? बधाई हो, बेटी हुई है। और बच्ची की माँ कैसी है? माँ और बेटी दोनों ठीक हैं, पर बच्चे के पिता कहाँ हैं? कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। सिस्टर हम भी बस उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कहीं फंस गए होंगे, आ जाएंगे अब। इस लाश की भी बिल्कुल वैसी कंडीशन है जैसी सोसाइटी के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड की लाश की थी। और ये फोन। और सर यहाँ भी खून के धब्बे हैं और बॉडी डंप नहीं की गई, शायद मर्डर यहीं पे हुआ है। वहां सोसाइटी के गेट पे मर्डर हुआ और यहाँ रोड के ऊपर खुलेआम। सर दोनों एरिया में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लगता है सर दोनों का मर्डर एक ही है। हेलो पापा, आज तो आपने हमें दिखाई दिया, आपको तो कुछ हमारी पड़ी ही नहीं है। इस वक्त में भी आप हमारे साथ नहीं हो। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। मैं इंस्पेक्टर हेमंत माथुर बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर? पर ये तो मेरे पापा का नंबर, मेरे पापा का है। बेटा आप कहाँ रहते हो? आपका एड्रेस क्या है? हम वहाँ के बात करते हैं। हम तो अभी हॉस्पिटल में हैं। कौन सा हॉस्पिटल? रीना, बेटा मेरी फोन पे तुम्ही से बात हुई थी ना? मेरा नाम साक्षी, रीना मेरी मम्मा है। पर मेरे पापा का है। क्या हुआ मेरे पापा को? आप कौन? मैं इनकी पड़ोसी हूँ सर, लेकिन हुआ क्या है? आप एक मिनट जरा मेरे साथ आइए। वो विवेक का फोन हमें इस लाश के पास मिला। कैसे बताए तुझे? ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि जब एक नवजात बच्ची जन्म ले रही थी, उसी दौरान उसके पिता का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया जा रहा था। ये आपसी रंजिश थी या फिर एंगल कुछ और था? कत्ल सिर्फ विवेक का ही नहीं हुआ था, बल्कि एक बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड जो नाइट ड्यूटी पर था, ये रात उसकी भी आखिरी रात थी। एक ही रात में दो मर्डर्स या हाँ राहुल, सर इस सोसाइटी के हर घर में पता किया हमने, लेकिन यहाँ पर कहीं भी लूटपाट की कोई वारदात नहीं हुई है। तो इसका मतलब यह है कि किलर सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल के इरादे से ही आया था? फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है सर। तो आगे बढ़ो राहुल, कोई क्लू मिला कि किलर कौन है? सर हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर हर चुस्ती दिखाओ, जितना जल्दी हो सकता है पता करो, और सबको बोलो कि ड्यूटी बदलने का वेट ना करें। जो जिस काम को कर रहा है उसी काम को पूरा करेगा। एक रात में दो मर्डर में कोई ढिलाई नहीं चाहिए मुझे। ओके? राइट सर। सर विवेक की वाइफ से बात की मैंने, वो सिक्योरिटी गार्ड विवेक का दूर का चाचा लगता था। व्हाट? और दोनों मर्डर्स की मोडस ऑपरेंडी सेम है, तो क्या ये दोनों मर्डर्स कनेक्टेड है एक दूसरे से?
जीना ने कुछ और बताया? सर मैं बात कर ही रही थी कि उसका बच्चा रोने लगा तो वो उसे फीड कर रही है। एक माँ के लिए कितना मुश्किल वक्त है जब उसे खुद दिलासा की जरूरत है, उसे अपने बच्चे को चुप कराना पड़ रहा। और सर बड़ी बेटी तो यकीन ही नहीं कर पा रही कि अब उसके पापा कभी लौट कर नहीं आएंगे। इस वक्त हमें रीना से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। आजो। रीना, मैं समझ सकता हूं ये सही वक्त नहीं है आपसे बात करने का, पर हमारे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हमें जल्द से जल्द चाहिए। अच्छा, कौन कर सकता है ऐसा जिसने आपके पति विवेक और चाचा विश्वनाथ को इतनी बेरहमी से मार डाला? किसी पे शक है आपको? हाँ, मेरा भाई और मेरा बाप, उन लोगों को हमारी खुशियां कभी रास नहीं आई थी। एक बेटी का बाप होके मेरी बहन पे डोले डाले का? हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई तेरी? खोपड़ा फोड़ दूंगा तुम लोगों का। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की? हम विवेक जी से शादी करेंगे, हमें आप रोक नहीं पाओगे। चुप! एक शर्म, इस आदमी ने अंधा कर दिया है तुझे। इसके लिए अपने बाप को आंखें दिखा रही तू? कौन सा बाप और कौन सा भाई? जो हमारी माँ के नहीं हुए वो हमारे क्या होंगे? मैं और मेरी माँ, हम दूसरों के घरों में काम करके घर चलाते थे, तब उनकी शान पे कोई दाग नहीं लगा। लेकिन जब मैंने अपनी मर्जी से शादी की तो बर्दाश्त नहीं हुआ उनसे। उन्होंने ही मारा है विवेक जी को और चाचा जी को। सर अब उन्हें छोड़ना मत सर उन्हें। रीना का बाप तू ही है? हाँ, लेकिन अमित का है? क्या कर दिया उसने साहब? क्या कर दिया? देखो रे, अंदर ढूंढो उसको। क्या हो रहा है साहब? सीना के पति और उसके चाचा का मर्डर। अरे क्या बोल रहे हो साहब आप? सर यहाँ कोई नहीं है। कहाँ है अमित? मुझे नहीं मालूम साहब, और अमित ने कुछ नहीं किया साहब। और रीना तो बस हम लोगों को फंसाना चाहती है। वो यही चाहती है कि हम बाप बेटे अंदर जाए। शर्म कर, कुछ शर्म। तेरी बेटी ने एक बच्ची को जन्म दिया है और उसी वक्त तूने उसका सुहाग और उस बच्ची से उसका बाप छीन लिया। आप भाड़ में जाए ऐसी बेटी जो अपने बाप और अपने भाई की नहीं हो सकी, इसे और की क्या होगी? देखे चलो इसको, चलो। अरे क्या कर रहे हो साहब? हमने बोला था अपने पति से कि इन सब पचड़ों में ना पड़े, पर उस विवेक का घर बसाने के चक्कर में उन लोगों से दुश्मनी मोड़ ली। तो आपको भी लगता है कि अमित और उसके बाप ने आपके पति और विवेक को मारा? हाँ, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या? कल शाम विश्वनाथ जी जब ड्यूटी पे जा रहे थे। चाचा, हमारे पैसे कुछ सोचे? हमारा पैसा दिलवा दो, वरना तुम्हारे लिए हमसे बुरा कोई होगा नहीं, बता रहे हैं तुम्हें। आराम से घर में बैठ के बात, आराम से बात करें। तो तमाशा क्या है? तो पैसे डुबा दिए, आराम से बात करें। तुम्हारे और उस विवेक के बहकावे में आके पैसे हमने लगाए थे, तुम दोनों की वजह से हमारा पैसा डूबा है और तुम्हें देना पड़ेगा बस। अरे पैसा मेरा और विवेक का भी डूबा है। हाँ तो मैं क्या करूँ? अरे तो फायदा भी तो मैं किसी को जानता था, और अगर नहीं दोगे ना तो पैसे तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के पैसा। भाई साहब क्या? अरे भाई साहब, अरे मेरा बच्चा है, बचाओ भाई। छोड़ू वाले तुझे बता रहा हूँ मैं। कौन था वो आदमी, कुछ मालूम है आपको? वो तो मालूम नहीं, लेकिन हमारे पति का भी बहुत पैसा डूबा था इसमें, और वो भी विवेक के कहने पे लगाए थे। विवेक के कहने पे? ये विवेक ने कहाँ पैसा लगवाया था उनसे? अब रीना से ही पूछिए, उसे सब पता होगा।
ये देखो क्या लाया तुम्हारे लिए आज स्पेशल फ्रूट्स। हाँ, इसे कहते हैं ड्रैगन फ्रूट। ये है और ये है कीवी, ये देखो, और ये एप्पल। इन्हें खाओ और एप्पल जैसा ही खूबसूरत हष्ट पुष्ट बेटा दो हमें। लेकिन इतने महंगे फल लाने की क्या जरूरत थी? पहले से डिलीवरी का खर्चा सर पे है। ये सब देख लूंगा मैं, तुम बस ये समझ लो कि हमारी लॉटरी लगने वाली है। तुम फिर से लॉटरी के चक्करों में तो नहीं पड़ गए? अरे सब कुछ नहीं है। अरे वाह, फ्रूट्स हम माँ के लिए काट देते हैं। अरे वाह, क्या बात है, गुड गुड। देखो कितना ख्याल रखती है तुम्हारा। अच्छा, मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी तुमसे घुल मिल जाएगी। अभी तो इतनी खुश थी, अचानक से क्या हो जाता है साक्षी को? मैंने बताया था ना, साक्षी का मन और दिमाग दोनों अपनी माँ पे गया है। पर तुम तो बोलते थे मंजू दीदी पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। रीना, अब तुम्हें साक्षी को ऐसा माहौल देना है कि वो अपनी माँ को हमेशा के लिए भूल जाए। बेटा, वहां क्यों खड़ी हो? ऐसे क्यों देख रही हो हमें? पहले मेरी माँ मर गई और अब मेरे पापा। बेटा, हम हैं ना, हम तुम्हें ना पिता की कमी महसूस होने देंगे और ना माँ की। टीना, मैं तुमसे कुछ बात करनी है। चलो जीना, हमें विश्वनाथ की पत्नी ने बताया कि किसी आदमी ने विश्वनाथ के कहने पर कहीं पैसा लगाया था और विश्वनाथ ने विवेक के कहने पर लगाया था। दोनों का पैसा डूब गया। और जिस आदमी ने विश्वनाथ के कहने पर पैसा लगाया था, उसने विश्वनाथ को जान से मारने की धमकी दी थी। कौन आदमी? ये हम पता लगा रहे हैं। विवेक और विश्वनाथ ने कहाँ पैसा लगाया होगा, कुछ बता सकती हो इस बारे में? सर, मुझे इतना मालूम है कि विवेक जी लॉटरी खेला करते थे। उन्हें किसी संतोषी नाम के आदमी का फोन आता रहता था। जब भी उसका फोन आता था वो बहुत परेशान हो जाते थे सर। ये लो रोटी। साक्षी बेटा, ये लो रोटी खा। कौन है ये? हमने कई बार देखा है। तुम्हें जब भी इसका फोन आता है तुम फोन काट देते हो। एक फ्रेंड का फोन है वो। अरे मैंने उसे पैसे लिए थे ना, तो वही वापस करना है, तो बार बार कॉल कर रहा है। सर, विवेक के मोबाइल में संतोषी के नाम से एक नंबर फीड मिला है। बंद आ रहा है। पता करो ये नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। सर, एक और बात अजीब है। विवेक की बीवी ने हमसे कहा कि मर्डर वाली रात फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट थी, लेकिन सर फैक्ट्री वालों का कहना है कि उस रात नाइट शिफ्ट थी ही नहीं। उसकी फैक्ट्री है सुखदेव नगर में, जबकि उसकी लाश मिली थी हमें एमजी रोड पर। हाँ राहुल बोलो। सर, कल रात सिर्फ 2 ही मर्डर नहीं हुए थे, राजनगर में भी एक तीसरा मर्डर हुआ था। व्हाट? तीसरा मर्डर? हाँ सर, राजनगर पुलिस से अभी अपडेट मिली है, मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ सर। उनके मुताबिक ये मर्डर कल रात 3 बजे के आसपास हुआ था, और जिसका मर्डर हुआ वो भी एक सिक्योरिटी गार्ड था सर। ये कल रात राजनगर की एक शॉप के बाहर नाइट ड्यूटी पर था। सर, ये उसी जगह का सीसीटीवी फुटेज है जहां पर तीसरा मर्डर हुआ। सर, इस किलर का फेस कवर है, इसलिए इसका चेहरा ठीक से दिख नहीं पा रहा है। इस सिक्योरिटी गार्ड का नाम मनोज है और ये सिक्योर सिक्योरिटीज का गार्ड था। एक मिनट, कौन सी बताई, क्या नाम बताया? सिक्योर सिक्योरिटीज। सिक्योर सिक्योरिटीज। ये विश्वनाथ भी इसी एजेंसी का गार्ड था ना? राइट सर, और विश्वनाथ की बीवी ने भी इसे आइडेंटिफाई किया है। सर, ये वही आदमी है जिसका कल शाम विश्वनाथ से झगड़ा हुआ था। पिछले 16 घंटों में 3 मर्डर हो चुके हैं, वो भी एक ही तरह की मोडस ऑपरेंडी से। कि किलर हमारे इलाके में 2 मर्डर करके
तीसरा मर्डर राजनगर में करने चला गया। ये किसी दूसरे इलाके में भी तो ऐसा कर सकता है। हम इसको बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। राइट सर, इसलिए सीसीटीवी ग्रैब हमने सभी थाना क्षेत्रों में सर्कुलेट कर दिए। इसका मकसद क्या है? अगर हम विश्वनाथ की वाइफ की बात माने तो विश्वनाथ का इस आदमी से पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ और विश्वनाथ से विवेक ने ये पैसा कहीं लगवाया और एक ही रात में इन तीनों के मर्डर हो जाते हैं। ये मामला कहीं पैसों के लेन देन को लेकर तो नहीं है? सर, विवेक, विश्वनाथ और मनोज, इन तीनों के फोन हमें क्राइम सीन पर मिले और जब हमने इन तीनों के फोन चेक किए तो इनके फोन में एक ऑनलाइन लॉटरी ऐप इंस्टॉल मिला। सर, हो सकता है कि ये लोग पैसा इसी ऐप में लगाते हो। राहुल, इस तरह के जो लॉटरी ऐप हैं हजारों लोग पैसा लगाते हैं। इस ऐप का इन मर्डर से क्या लेना देना? अच्छा, रीना का जो भाई है अमित, वो गायब है अभी तक। इस कार्ड को मारने का अमित का कोई मोटिव है? नहीं सर, अमित और मनोज का आपस में कोई कनेक्शन नहीं मिला है। लेकिन वो गायब है अभी तक, उसको ढूंढने के लिए क्या कर रहे हैं? सर, हमने अमित के दोस्तों से पता करने की कोशिश की लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन हमने सिक्योर सिक्योरिटीज के मैनेजर को यहाँ पर बुलाया है। ये वही एजेंसी है जहाँ पर मनोज और विश्वनाथ काम करते थे। सर, हम खुद हैरान हैं कि एक ही रात में हमारे 2 सिक्योरिटी गार्ड का मर्डर हो गया। एक और भी मर्डर हुआ है, विवेक नाम है इसका, जानते हो इसको? सर, चेहरा तो पहचाना सा लग रहा है। हो सकता है कभी मनोज और विश्वनाथ के साथ देखा हो। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे, लॉटरी भी खेलते थे। इन तीनों ने कहीं पर पैसा लगाया था। इस बारे में जानते हो कुछ? नहीं सर, हो सकता है इन तीनों का आपसी कोई झगड़ा हो, लेकिन सर हमारी एजेंसी का इन हत्याओं से कोई लेना देना नहीं है। सर, ये संतोषी के कॉल डिटेल्स आ गए, लेकिन सर ये आदमी नहीं, ये एक औरत है। ये देखिए। और सर ये संतोषी एमजी रोड के जेजे कॉलोनी में रहती है और उस रात विवेक का फोन 2 बजे तक जेजे कॉलोनी में एक्टिव था। नहीं, विवेक जी हमारे साथ नहीं थे कल। 3 मर्डर हुए। अगर हमसे झूठ बोला, कुछ भी छुपाया, बहुत बुरी तरह से फंसोगे। अब बोलो, क्यों फोन करते थे इतने विवेक को? वो तो मैं बस हो जा। ब्लैकमेल करते थे विवेक को। नहीं मैडम, हमें पता चला है कि तुम उससे पैसे मांगा करती थी। किस बात के पैसे मांगती थी? हमने कोई पैसे नहीं मांगे सर। तो फिर फोन क्यों करती थी उसको इतने? क्या वजह थी? क्या रिश्ता था तुम्हारा उसके साथ? हम पसंद करते थे विवेक जी को। 2 बच्चों के बाप को किस रिश्ते से पसंद करती थी? प्यार करते थे विवेक जी से और विवेक जी भी हमसे प्यार करते थे। वो तंग आ चुके थे उस रीना से और उन्हें तो शक था कि वो बच्चा भी उनका नहीं है। रीना से हम तंग आ चुके हैं संतोषी। बात बात पे हमको पीट देती है। और तुम पिट लेते हो? क्या करें, अपनी बच्ची की वजह से सहते हैं उसको। बस उसका मानसिक संतुलन खो चुका है, पूरी तरह से पागल हो गई है वो। हमने तो अपनी बच्ची की वजह से उससे शादी की थी, लेकिन वो ना जाने किसका पाप अपने पेट में लेकर घूम रही थी और हमसे, एक बच्ची के बाप से शादी कर हमारी जिंदगी नर्क बना दी। उस रीना ने अपना पाप छुपाने के लिए शादी की थी विवेक जी से। हमें पक्का यकीन है कि उसी ने मरवाया है विवेक जी को। विवेक के साथ तो सिक्योरिटी गार्ड का भी मर्डर हुआ और उनमें से एक विवेक का चाचा है। विवेक जी ने अपने चाचा को भी सब कुछ बता दिया होगा। लेकिन मर्डर वाली रात विवेक का फोन यहीं पर एक्टिव था और उसकी लाश भी यहाँ से कुछ ही दूर एमजी रोड पर मिली हमें। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बातों में आ जाएंगे हम? मानते हैं विवेक जी यहाँ आए थे कल, लेकिन उस रीना का फोन आया था और फोन आते ही विवेक जी निकल गए थे यहाँ से। मुझे पूरा यकीन है सर, उसी ने ये सब किया है और टाइमिंग भी वो चुनी जब उसका बच्चा पैदा हो रहा था, ताकि वो बच जाए और आप लोग हमें परेशान करें। तो तुम्हारे कहने का मतलब है? क्या हुआ संतोषी? तुम कौन? मैं संतोषी, मेरी बहन है। तुमने तो कहा था कि संतोषी एक आदमी है, लेकिन ये तो औरत है। ये औरत संतोषी है?
ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम जानती हो इसको। सर हमें इतना मालूम है, ये विवेक जी की किसी दोस्त की बहन है। हम इसको नाम से नहीं जानते सर। लेकिन ये तो जानती होंगी ना कि विवेक का अफेयर चल रहा था इसके साथ। अफेयर? नहीं सर, सर विवेक जी के बारे में इतना बुरा मत बोलिए सर। लेकिन विवेक तो तुम्हारे बारे में बुरा बोलता रहता था। उसने तो कहा कि तुम विवेक के साथ मारपीट करती थी। वो और झूठ बोल रही है सर। उसने तो यहाँ तक कहा है कि तुम्हारा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तुम्हें शक करने की बीमारी है, तुम्हें गुस्सा आता है, मारपीट करती हो बात बात पे, यहाँ तक कि ये बच्चा भी विवेक का नहीं है। नहीं सर, सर ये झूठ है, सच नहीं है। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है वो औरत वही सब कुछ क्यों बोल रही है जो विवेक जी हमें बोला करते थे। एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सर विवेक जी अपनी पहली बीवी मंजू के बारे में भी ऐसा ही बोला करते थे हमें। रीना, मंजू ने मेरा जीना हराम कर रखा है। उसका पागलपन दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। शक करती है मुझ पे। तो तुम इतना सब सह क्यों रहे हो? सिर्फ बेटी की वजह से उसको झेल रहा हूं मैं, नहीं तो। अगर ऐसा है तो तुम मंजू से तलाक ले लो ना। हम भी यही सोच रहे हैं, जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं उससे, बस। सर तलाक तो नहीं हुआ था उनका, लेकिन अचानक कुछ दिनों बाद उनकी पहली बीवी मंजू की मौत हो गई। फिर हम दोनों ने शादी कर ली थी। मंजू की मौत कैसे हुई थी? सर उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी, वो छत से फिसल कर गिर गई थी। हाँ राहुल सर, अभी थोड़ी देर पहले मुकुंद नगर में भी एक सिक्योरिटी गार्ड का मर्डर हुआ है। क्या? और चौंकाने वाली बात यह है कि ये गार्ड भी सिक्योरिटीज में काम करता था। पिछले 24 घंटों में एक ही सिक्योरिटी एजेंसी के 3 गार्ड्स का मर्डर, और साथ में विवेक का भी। हो क्या रहा है ये कोई सीरियल किलर तो नहीं है जो एक के बाद एक मर्डर्स किए जा रहा है? इससे पहले कि और मर्डर्स करे हमें इसे रोकना होगा। अपना नेटवर्क एक्टिव करो और टीम को बोलो कोई घर नहीं जाएगा, बिल्कुल टाइम नहीं है हमारे पास। साक्षी बेटा, बिल्कुल डरो मत। मैं तुम्हारी पहली मम्मा मंजू के बारे में बात करना चाहती हूँ। नहीं, मेरी मम्मी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी मेरी मम्मी। बहुत अच्छी थी मेरी मम्मी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। आप तो इनकी पड़ोसी है ना मीरा जी? जी मैडम। क्या विवेक की पहली पत्नी का मानसिक संतुलन वाकई में खराब था? हाँ मैडम, देख के तो ऐसा ही लगता था। उसे अपनी सुध भी नहीं थी, शायद इसीलिए टेरेस पे से वो फिसल के गिर गई हो। मम्मी, मम्मी, मम्मी उठो ना, मम्मी। लेकिन माँ की मौत का बहुत बुरा असर पड़ा साक्षी पर। वो अपने पापा पे भी शक करने लग गई। माँ सही बोलती थी, आप उन्हें मारना चाहते थे और आपने सच में उन्हें। अरे बेटा होश में आ। देख, मैं जानता हूँ कि तू अपनी माँ से बहुत प्यार करती, लेकिन हम भी तो तुमसे उतना ही प्यार करते हैं ना। अरे हम क्यों करेंगे ऐसा बेटा, क्यों करेंगे हम क्यों मारेंगे तुम्हारी माँ को? लेकिन मैं जानती हूँ विवेक साक्षी और मंजू दोनों का बहुत ख्याल रखता था। और ये विवेक और रीना का रिश्ता कैसा था? रीना बहुत अच्छी है मैडम। उसने आते ही साक्षी को संभाल लिया और आने वाली बच्ची के लिए भी बहुत खुश थे। वो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सर ये रीना और संतोषी दोनों ही विवेक के बारे में अटपटा बयान दे रही है। सर ये विवेक मंजू के साथ होते हुए उसने रीना के साथ अफेयर किया, फिर रीना के साथ शादी होने के बाद उसने संतोषी के साथ अफेयर किया। सर इस लिहाज से रीना और संतोषी दोनों पे शक करने की वजह है। मर्डर सिर्फ विवेक का ही नहीं हुआ है, पिछले 24 घंटों में 4 मर्डर हो चुके हैं। ये सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस का मामला नहीं है, बात कुछ और है जो सामने आनी बाकी है।
राहुल, मैं मुकुंद नगर ही पहुंच रहा हूँ। सर मुकुंद नगर ही नहीं, अभी अभी संगम विहार में भी एक मर्डर और हुआ है। What? एक और मर्डर? हाँ सर, और इस बार मर्डर घर में हुआ है। जैन सर, सर जिस आदमी का मर्डर हुआ है उसका नाम विक्रम है, और यहाँ आई विटनेस के मुताबिक उन्होंने घर के पास वैसे ही किसी आदमी को देखा जिसने रेनकोट पहना हुआ था। ये विक्रम भी सिक्योरिटी गार्ड था? नहीं सर, ये विक्रम तो जिग्मा प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में एक मैनेजर था। कल रात से लेकर अब तक 5 मर्डर हो चुके हैं, जिसमें से 3 एक ही सिक्योरिटी एजेंसी के गार्ड थे। विवेक एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर था, और ये विक्रम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैनेजर। इन 5 विक्टिम्स का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सर कहीं ये कोई सीरियल किलर तो नहीं? जिस तरह से मर्डर किए जा रहे हैं, ये कुछ भी कर सकता है। इसको हम बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। शहर में जितनी भी पेट्रोलिंग टीम है, सबको अलर्ट करो कि पूरे शहर में गश्त लगाए। आइए सर, ये देखिए सर, शायद इसका मर्डर भी कल रात को ही हुआ है। सर इसके सर पर भी वैसे ही घाव है, शायद इसका किलर भी वही है। यहाँ आसपास चेक करो अच्छे से, शायद कुछ मिले। मूव। सर 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 ये देखिए, ये तो जिंदा है। एम्बुलेंस बुलाओ फास्ट, और यहाँ हर जगह अच्छी से चेक करो, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। मूव। सर, तो कल रात उसने 2 लोगों को टारगेट किया है। अभी तक दोनों की पहचान पता नहीं चली है सर, लेकिन उनमें से एक आदमी जिंदा है, बहुत बुरी तरह घायल है, इसलिए हॉस्पिटल भिजवा दिया उसे। पिछले 36 घंटों में 6 लोगों को मार चुका है वो, और 7वां मरने के कगार पे। कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम, कुछ नहीं। उस आदमी का बचना बहुत जरूरी है। शायद उससे हमें कोई क्लू मिल सके कि वो क्यों कर रहा है ऐसा और कौन है। और वे दोनों विक्टिम है, उनकी फोटो भेजो मुझे, क्विक। सर सर मैंने चेक किया था, ये विवेक भी हमारी एजेंसी में सिक्योरिटी गार्ड था। तो ये बात तुमने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? सर मैंने अभी चेक किया तो मुझे पता चला, लेकिन 1 साल पहले इसे दूसरी जगह नौकरी मिल गई थी, तो हमारी एजेंसी में काम करना बंद कर दिया था इसे। तो मनोज, विश्वनाथ, विवेक और ये 4th श्याम, ये सब के सब तुम्हारी एजेंसी के गार्ड थे। और ये 5th विक्रम सिंह प्रेजेंट में जिग्मा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैनेजर था। इसका कोई कनेक्शन है तुम्हारी एजेंसी से? जिग्मा कंपनी? नहीं सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, और सर मैं किसी विक्रम सिंह को भी नहीं जानता। एक और मर्डर हुआ है, 6ठा, ये और ये 7वां, इसको भी जान से मारने की कोशिश की गई है। कौन है ये, जानते हो इनको? अब मैं ऐसे कैसे पहचान सकता हूँ, इतने लोग हमारी एजेंसी में काम करते हैं, और मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा ये सब क्यों हो रहा है। ए, उठाओ इसको, उठाओ, चेक करो इसको। लेके चलो। देखो अगर कुछ भी हमसे हाँ पूजा। सर रीना के भाई अमित को हमने पकड़ लिया है, और सर ड्रग्स मिले उसके पास। फोन क्यों बंद किया था तुमने? फोन क्यों बंद किया? क्या हुआ था गायब? गायब नहीं हुआ था, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। पैर में चोट कैसे लगे? नशे में था तो पैर पे गाड़ी चढ़ गई। नशे में होश खो दिया। इतना नशा किया कि इतने सारे लोगों को मार दिया तूने। मैंने किसी को नहीं मारा, मारना होता तो वो विवेक को मारता ना, बाकी को क्यों मारूंगा? ये सारा कांड है ना रीना का है, वो मुझे फंसा रही है। कर रही है ये? रीना कर रही है ये? आप जानते नहीं उसको, जो अपने भाई की नहीं रही, बाप की नहीं रही, वो किसी और की क्या होगी? ऐसे क्यों देख रही हो? कोई नाइट ड्यूटी नहीं करते हो तुम किसी फैक्ट्री में, सब मालूम कर लिया हमने। धोखा दे रहे हो ना हमें। तुम्हें नहीं छोड़ेंगे,
तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम। गलतफहमी हुई तुम्हें कोई? नहीं हुई है गलतफहमी मुझे। अरे क्या तुमने सच में हमारे पापा को? ये क्या बोल रही है साक्षी? लेकिन ये सच है, वो आदमी हमारे साथ जो कर रहा था वो उसने तुम्हारे माँ के साथ भी वही किया था। वो धोखेबाज था। सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, लेकिन अब हमें तुम्हारे लिए और अपनी बच्ची के लिए जीना है। हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे साक्षी, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे हम। हाँ मुकेश जी, अकाउंट में पैसे आ गए जी। साक्षी, हॉस्पिटल का बिल चुकाना है ना, तो इसीलिए पैसे मंगवाए थे। पर ये मुकेश है कौन जिसने आपको पैसे भेजे? आप हमें बना रही हो ना? नहीं साक्षी, तुम हम पे शक कर रही हो। तो फिर ये मुकेश है कौन? हम नहीं जानते सर वो कौन था। वो अचानक से आया और उसने हमारे सर पे वार कर दिया सर। उसने मेरी आंखों के सामने उस आदमी को मार दिया सर, जो मेरी जान बचाना चाहता था। मुझे लगा वो मेरी भी जान लेना चाहता है, इसीलिए मैं छिप गया सर। वो उस बेचारे आदमी को मार के भाग गया और मैं वहीं बेहोश हो गया सर। तुम काम क्या करते हो? जब से पढ़ाई पूरी की है तब से काम नहीं मिला सर, जॉब ढूंढ रहा हूँ सर। अच्छा, वो दिखता कैसा था जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की? अंधेरा काफ़ी था सर, याद नहीं सर। स्केड्यूल बना सकते हो उसका? कोशिश कर सकता हूँ सर। ठीक है, अपने घर वालों का नंबर दो, हम उन्हें इन्फॉर्म कर दें। नहीं सर, मेरी माँ को हार्ट प्रॉब्लम है सर। अगर उनको मेरे बारे में पता चलेगा तो सर खामखा परेशान हो जाएंगे। मैं ठीक हूँ सर, मैं खुद चला जाऊँगा। ठीक है, स्केड्यूल होने के बाद तुम घर जा सकते हो। आर्टिस्ट बुलाओ, क्विक। सर, ये विक्रम सिंह जिस जिग्मा कंपनी के लिए काम करता था, उस कंपनी का सिक्योरिटी एजेंसी से एक कनेक्शन मिला है। कैसा कनेक्शन? सर, इस कंपनी को ये सिक्योरिटी एजेंसी पहले गार्ड्स प्रोवाइड कराती थी, लेकिन 1 साल पहले उस कंपनी ने इस एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसी का मैनेजर तो बोल रहा था कि वो जिग्मा के बारे में कुछ नहीं जानता। हाँ सर, और अब वो बोल रहा है कि उसे याद नहीं, क्योंकि ये सब 1 साल पहले हुआ था। बाय द वे, इसका कॉन्ट्रैक्ट क्यों टर्मिनेट हुआ था? सर, दरअसल 1 साल पहले इस कंपनी में भी एक सिक्योरिटी गार्ड का मर्डर हुआ था, और वो गार्ड भी इस सिक्योरिटीज के लिए काम करता था। मतलब इस कंपनी में कुछ तो झोल है। सर, मुझे तो इस कंपनी में भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि पता चला है कि जिस गार्ड का मर्डर हुआ था उसका केस इस कंपनी ने दबा दिया, किसी को कुछ पता नहीं चलने दिया। अच्छा, 1 साल पहले जिस गार्ड का मर्डर हुआ था, कौन था वो? देखो साक्षी, मुकेश जी हमारे भाई जैसे हैं। वो प्लेसमेंट एजेंसी चलाते हैं। उन्होंने ही हमें एक बड़ी कंपनी में सफाई कर्मचारी की नौकरी दिलाई थी, जहां हम तुम्हारे पिता से मिले थे। चलो बेटा। रीना, तुम इतना कुछ जानते थे रीना, लेकिन तुमने हमसे अब कुछ बताया क्यों नहीं? सर, आप क्या बोल रहे हो? अभी तक हमें ठीक से ये पता नहीं चला है कि विवेक और संतोषी का अफेयर चल रहा था। तुम इस बारे में जानते थे या नहीं जानते थे? लेकिन विवेक एक सिक्योरिटी गार्ड था, ये तुम अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि वो उसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड था, जिग्मा में, जहां पर तुम सफाई कर्मचारी थे। तुम उन सभी गार्ड्स को जानते थे जिनके एक के बाद एक मर्डर्स हुए हैं, क्योंकि वो उसी कंपनी के गार्ड थे। क्यों छुपाया हमसे? क्यों नहीं बताया? सर, आपने जो कुछ भी पूछा मैंने बता दिया, लेकिन इस सिग्मा कंपनी के बारे में आप क्या बोल रहे हो? 1 साल पहले ये सुबोध नाम के गार्ड का भी मर्डर हुआ था, ये भी उसी कंपनी में थे।
और इसके मर्डर के बाद तुम्हें और बाकी के गार्ड्स को नौकरी से निकाल दिया गया था। क्यों? विक्रम जी क्या कर रहे हो आप? अरे कुछ नहीं कर रहे। मुझे मारेगी? सुबोध काका, सुबोध काका, सुबोध काका, विक्रम जी। हम वहाँ साफ सफाई का काम करते थे, इसलिए कुछ नहीं कह पाए, लेकिन सुबोध काका ने बोला था वो बड़े साहब से उस मैनेजर की शिकायत करेंगे। लेकिन अगले ही दिन सुबोध काका के स्टोर रूम में लाश मिली। उसके बाद उस मैनेजर ने सारा केस दबा दिया। उसने हमें और सारे गार्ड्स को नौकरी से निकलवा दिया था। उसके बाद कई महीनों तक हमें काम ही नहीं मिला। उस मैनेजर ने सबको रास्ते पे लेके आया। उसके बाद उस मैनेजर विक्रम का खुद मर्डर हो गया। क्यों कर रहा है वैसा? क्या वजह इसकी? क्या जानती हो तुम इस बारे में? सर मुझे जितना पता था मैंने आपको सब बोल दिया। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। सर सुबोध के अलावा ये सभी गार्ड उस कंपनी में 1 साल पहले काम करते थे। और ये छड़ा विक्टिम विनोद, इसकी लाश रमेश के साथ। सर उस रमेश नाम के लड़के ने ये केस बनवाया। ये तो गणेश है, संतोषी का भाई। ये भी उस एजेंसी का गार्ड था। हमारे भैया ने किसी को नहीं मारा है सर। है कहाँ वो? हाँ संतोषी, क्या हुआ? भैया कहाँ है आप अभी? अरे मैं बस स्टैंड पे जा रहा था और ड्यूटी जाने के लिए। पर फोन क्यों किया तुमने? भैया भैया गणेश भैया। इतने लोगों को मारा है तूने, क्यों कर रहा था ये सब? क्यों? क्योंकि आज 10 सितंबर है। 1 साल पहले इसी दिन मेरे पापा का मर्डर हुआ था। तेरे पापा का मर्डर? सुबोध सिंह मेरे पापा थे। उस जिग्मा कंपनी में उनका मर्डर हुआ था। उनके साथ किसी भी काम करने वाले ने उस मैनेजर के खिलाफ मुंह नहीं खोला। इसीलिए मैंने सोच लिया कि आने वाले 48 घंटों के अंदर मेरे पापा की डेथ एनिवर्सरी के दिन मैं उस सबसे बदला लूंगा। विनोद को तू नहीं मारा, फिर उसकी लाश के पास तू मैं बेहोश कैसे मिला? वो विनोद ज्यादा ताकतवर निकला। उस कमीने ने मेरा ही सर खोल दिया। जब आप लोगों ने मेरी जान बचा ली तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरा अगला टारगेट वो गणेश था। सोचा उसका स्केच बनवा दूंगा, फिर उसको मार कर गाड़ दूंगा और आप लोग उसे किलर समझकर ढूंढते रहेंगे। इसकी चीखें मुझे मेरे केबिन में सुनाई देनी चाहिए। सही इंसाफ ना मिलने के कई कारण हो सकते हैं। लोगों की चुप्पी, शातिर मैनिपुलेशन, कमजोर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन एक नाइंसाफी का परिणाम कितना घातक हो सकता है, ये पिछले 48 घंटों में हुई वारदातों पे हम जरूर लगा सकते हैं। माना
1 साल पहले सिक्योरिटी गार्ड सुबोध मर्डर केस कई रहस्यमयी सवालों के साथ अनसुलझा रह गया था, लेकिन इंसाफ के लिए लड़ाई आवाज उठाकर लड़ी जा सकती है, हथियार उठाकर कभी नहीं। लोगों का खून बहाना एक बुज़दिली है जिसे रमेश जैसे लोग हिम्मत समझ लेते हैं। हमें समाज से ऐसी मानसिकता को हटाना होगा जो अपराध और अपराधी को जन्म देती है। जय हिंद।